गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पीएम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फीटर कैट थ्योरी फर्स्ट ईयर मेटल चैप्टर। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग लोहा का निष्कर्षण, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लोहा का निष्कर्षण मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है। लो से हम लोग कैसे लोहा को प्राप्त करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में देख लिया था कि उसके क्या क्या स्टेप होते हैं किसी भी धातु को प्राप्त करने के। हम लोग 4 स्टेप पढ़े थे, ठीक है। यहाँ भी वो 4 स्टेप काम आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोहा को निष्कर्षण मतलब कच्चा लोहा। देखिए यहाँ पे हम यह बता दूँ आपको कि लोहा का निष्कर्षण जो कर देंगे लोग, लोहा को जो निष्कर्षण करने के बाद जो हमें लोहा की प्राप्ति होती है वो हमें यहाँ पे कौन सा लोहा प्राप्त हुआ, कच्चा आयरन, ठीक है। तो विशेष रूप से हमको यहाँ पे अभी क्या पढ़ना है, पिग आयरन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब लोहा मतलब लोह एस्क से अगर मान लीजिए आप हेमाटाइट ले रहे हैं आप या मैग्नेटाइट ले रहे हैं, मतलब लोह एस्क में से आप कोई भी एस्क ले रहे हैं। हम लोग पिछले कक्षा में लाइट एस्क के बारे में भी पढ़ लिए थे, कौन कौन सा एस्क है, ठीक है। तो ये एस्क ले रहे हैं तो वहाँ से जो हमें लोहा की प्राप्ति होगी इस 4 स्टेप से, तो वो हमें कौन सी लोहा की प्राप्ति होगी, वो हमें होगी पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन बोलते हैं उसको, कच्चा लोहा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 4 स्टेप करना होगा। स्टेप 1 देखिए पहला क्या था, आपको वहाँ बताए थे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इसका पहला स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, लो एस को हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ डिपेंड करता है कि लो एस आप कोई भी लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप हेमाटाइट ले रहे हैं मैग्नेटाइट ले रहे हैं या, ठीक है। तो हम लोग विशेष तरीके से देखा जाए तो हम लोग हेमाटाइट पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लो एस लीजिएगा तो लो एस क्या होता है, मतलब जो भी एस होता है वो चट्टान के रूप में होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों या बॉर्डर में रूप में उसको हम लाते हैं पहले। उसके बाद फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन और हम लोग एस का सांधन करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम जानते हैं कि एस में क्या होता है, एस में मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब उसमें धूल कण, बालू के कण, मिट्टी, ठीक है, ये सब कंकड़ ये सब रहते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका सांधन करते हैं। जब ये ग्राइंडिंग एंड क्रिसिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ मतलब एस के साथ साथ मतलब छोटा सा टुकड़ा में उसका मान लीजिए कि कोई कंकड़ है, बालू है, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट हम लोग एस का सांधन करते हैं, ठीक है। मतलब स्टेप 1 के बाद एस का क्या किया जाता है, सांधन। स्टेप 1 के पहले करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में लाएंगे, फिर स्टेप 1 के बाद इसका सांधन करेंगे, ठीक है। देखिए एस का सांधन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। हम वहाँ बताए थे कि एस का सांधन करने के बहुत सारे विधि थे, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब गुरुत्वीय पृथक्करण, मतलब ठीक है। एस सांधन करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन गुरुत्वीय और मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेटिक सेपरेशन, आपको हम दिखा दें फिर से। देखिए यहाँ पे कौन सा साधन करेंगे एस का सांधन, आपको हम कल बताए थे कि एस कौन सा इसका सांधन होता है, इसका विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एस का सांधन ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मतलब चुंबकीय विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, लोह अयस्क का सांधन करते हैं। ये 2 प्रोसेस है। ग्रेविटी मतलब उसमें क्या होता है, ढालूनुमा, आपको बताए थे वहाँ पानी को उसमें ऐसे ढालूनुमा रहता है, इसमें ऐसे ऐसे गड्ढा उड्ढा रहता है और मतलब ये उसका लेयर, और उसमें यहाँ से हम लोग पानी के साथ वो मिलाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें इसको यहाँ से जब डालते हैं पानी और लोहा एस का मिक्सर को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद, तो क्या होता है, लोहा भारी होने के कारण क्या होता है वो इस ये गड्ढा में फंस जाएगा और उसके साथ जो धूल कण होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम धूल ही निकलता है, कण भी तो उसमें भारी होगा तो वो गुरुत्वीय कण के यहाँ पे उसमें आके ये अटक जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होगा कि जो उसके साथ कण या बालू का कण जो इस गड्ढे में फंसा है लो एस के साथ, लो एस के छोटे कण के साथ, वो क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन से द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। आपको कल बताए थे मैग्नेटिक सेपरेशन, तो पहले भी आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कि मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है हमारा मैट्रिक्स, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, तो ये हमारा यहाँ से शुद्धि जो निकलता है मैट्रिक्स एस्क से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मेन रूप से समझे कि कंसंट्रेशन ऑफ और के द्वारा हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स बाहर निकलता है, ठीक है। मिट्टी हो गया, जैसे कि मिट्टी रहेगा तो ये ग्रेविटी के साथ वो क्या हो जाएगा, पानी के साथ बहा के निकल चल जाएगा, और जो उसके साथ धूल कण या छोटे जो कण रहेंगे वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक से निकल जाएगा, मैग्नेटिक से तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको भी बता दें कि स्टेप 2 जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेप 2 तक में देखिए क्या होता है कि ये नियम ये बताया जाता है कि हम लोग नियम क्या है, मतलब हम मान के चलते हैं हम लोग एक अनुपात कि स्टेप 2 तक में जो एस में जो होता है उस लो एस में, जैसे मतलब जब हम लो एस की बात करें तो लो एस में क्या होगा, लोहा 84% तथा अन्य अशुद्धियाँ, ठीक है,
जैसे 16%, ये आपका 16 तथा अन्य अशुद्धियाँ क्या होती है 16% होती है। जैसे उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कार्बन रहेगा ये ठीक है रहता है। आप देख सकते हैं कि लो एस्क में लोहा 84% तथा अन्य अशुद्धियाँ 16%, जैसे कार्बन सिलिकॉन सल्फर मैग्नीज रहता है ठीक है। और यह प्रतिशत कम और ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह प्रतिशत जो है कम या और ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है। हम लोग एक मान के हम लोग चलते हैं कि ये इतना परसेंट तक, मतलब स्टेप 2 तक में हमारे 84% लोहा शुद्ध हो जाता है और 16% उसमें अशुद्धियाँ रहती है ठीक है। और ये परसेंट अलग अलग मेटल का हो सकता है, मतलब अलग अलग गैस के साथ अलग अलग कुछ रेशियो घट बढ़ सकता है ठीक है। तो मान के ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 84%, लेकिन ये मान के चलते हैं 84% तक हमारे हमको लोहा शुद्ध प्राप्त होता है, 84% तक लोहा फ्रेश होता है, लेकिन उसके साथ औषधियाँ भी तो 16% भी है ठीक है। फिर देखिए हमारा स्टेप 2 तक यहाँ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं स्टेप 3। देखिए स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, धातु का पृथक्करण करेंगे, मतलब कि यहाँ से क्या करेंगे आप फेरस धातु, मतलब कि लोहा धातु को क्या करेंगे लोग, फेरस धातु का पृथक्करण करेंगे लोह अयस्क से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोह अयस्क में क्या होती है, लोह अयस्क जो है वो संयुक्त अवस्था में रहता है। आपको बताया था कि प्रकृति में जो धातु होती है वो 2 अवस्था में होती है। एक आपका मुक्त अवस्था में, जैसे सोना गोल्ड प्लेटिनम ये सब क्या होती है मुक्त अवस्था में होती है, और बाकी जो मेटल है वो हमारे क्या होते हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है ठीक है। मैक्सिमम जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो संयुक्त अवस्था में जो पाई जाती है तो लोहा उसमें क्या है, हम लोग बात करें यहाँ पे लोहा पे लोह अयस्क के बारे में, तो लोह भी क्या होती है, लोह अयस्क जो है वो भी आपका जो संयुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण क्या होता है लोह अयस्क ऑक्साइड के रूप में भी हो सकता है, कार्बोनेट सल्फेट ठीक है, सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट सल्फाइड आदि के रूप में पाया, मतलब इसके अयस्क जो हैं ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हेमाटाइट, तो ये ऑक्साइड के रूप में है, मैग्नेटाइट ऑक्साइड के रूप में है, लेकिन कार्बोनेट के रूप में भी ये पाया जाता है। जैसे कि मान के चलिएगा कार्बन यहाँ पे FeCO3 क्या होता है, ये कार्बोनेट के फॉर्म में भी रहता है ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हेमाटाइट, ये हमारा हो गया मैग्नेटाइट ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, और ये हमारा कौन सा था, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया हेमाटाइट, ये हमारा हो गया मैग्नेटाइट, और ये हमारा क्या था, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लिमोनाइट ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लिमोनाइट। और ये हमारा देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है हमारा, ये तीनों की बात करें अगर हम ठीक है, ये अगर तीनों की देखिए आपको हम ये तीनों की अगर हम बात करें, हम ये तीनों की बात कर रहे हैं Fe2O3 ठीक है। आपको फिर से दिखा देते हैं, हम बात कर रहे हैं ये तीनों ये लो अयस्क है और ये भी लो अयस्क है, बात को ध्यान से सुनिए। ये Fe2O है, इसको बोलते हैं हम लोग हेमाटाइट, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, और इसको बोलते हैं हम लोग लिमोनाइट। लेकिन ये FeCO3 ये भी लो का ही अयस्क है, लेकिन ये तीनों ऑक्साइड के फॉर्म में है, और ये देखिए इसमें कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइट्राइट ठीक है। और कुछ ऐसे क्या होती है, कुछ ऐसे आपका जैसे कि पायराइट की बात किया जाए तो वो उसका सूत्र FeS2 होता है, जो क्या होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वही बात यहाँ लिखा गया है, तो ऑक्साइड ये इतने के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पर लो अयस्क के अनुसार, अब मान लीजिए आप अगर ऑक्साइड वाला लो अयस्क ले रहे हैं, तो धातु का यहाँ पे जो धातु का पृथक्करण करेंगे वो 2 तरीके से करते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पर लो धातु के अनुसार 2 तरह का पृथक्करण कराया जाता है, निस्तापन कैल्सिनेशन, और यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा भर्जन। अब देखिए कैल्सिनेशन और भर्जन आपको कल भी बताए थे ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आप लो अयस्क ठीक है, अगर लो अयस्क आप ऑक्साइड या फिर आप कार्बोनेट वाला ले रहे हैं, जैसे कि हेमाटाइट मैग्नेटाइट, या आप इसको लीजिए आप लिमोनाइट ठीक है, लिमोनाइट ले रहे हैं, तो ये सब में क्या होगा, या फिर आप साइट्राइट देखिए कार्बोनेट लीजिएगा या फिर ऑक्साइड लीजिएगा, तो उसके लिए आपको निस्तापन प्रोसेस को लेना होगा। अगर आप सल्फाइड ले रहे हैं, जैसे कि पायराइट ले रहे हैं, तो पायराइट के लिए आपको कौन सा अपनाना होगा, रोशनी प्रोसेस अपनाया जाता है ठीक है। मतलब उसी के हिसाब से यहाँ पे लो अयस्क के अनुसार से यहाँ पे 2 तरह का पृथक्करण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि निस्तापन क्या होता है कि लो अयस्क का ऑक्साइड कार्बोनेट रहने पर ठीक है, लोह अयस्क का ऑक्साइड और कार्बोनेट रहने पर हम निस्तापन प्रोसेस को लेते हैं, जिससे कि इस अयस्क से क्या होता है कि जलवाष्प एवं CO2 और वाष्पशील अपद्रव्य क्या होता है बाहर निकल जाता है ठीक है।
लो एक्स जैसे कि वही बात बताया गया Fe2 ये ठीक है जो आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे निस्तापन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, निस्तापन प्रोसेस में क्या करते हैं कि जिस भी एस का निस्तापन करना होता है, मान के चलिए मैं लो एस का कर रहे हैं, तो लो एस को क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, उसे हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी उसमें कार्बन की मात्रा, वाष्पशील और जो भी उसमें अपद्रव्य होगा, वाष्पशील अपद्रव्य हो गया, और जल होगा, वो क्या होगा, मॉइस्चर, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, उससे बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसके लिए निस्तापन प्रोसेस करते हैं। और अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, फिर आगे देखिए भर्जन किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो सल्फाइड एस के लिए, ठीक है। तो सल्फाइड एस के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, भर्जन। इसमें भी क्या होता है कि हम लोग भर्जन को भी क्या करते हैं कि लो एस को उसके गलनांक, उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या करते हैं, कम ताप पर उसे हीट करते हैं, लेकिन वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर की उपस्थिति में, और निस्तापन वाला में क्या करते हैं हम लोग ऊपर में वायु की अनुपस्थिति में, बस अंतर सिर्फ ये है, ठीक है। इससे क्या होता है जब इसको हम हीट करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो इससे देखिए हमारे क्या होगा, आर्सेनिक निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, यहाँ से आर्सेनिक निकलेगा, SO2 निकल जाएगा, और अन्य अपद्रव्य क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो एस के दिखाया गया FeS2 मतलब पैराइट, FeS2 को क्या बोलेगा, हाँ FeS2 को हम लोग बोलते हैं पैराइट, ये पैराइट वाला है, ठीक, सल्फाइड वाला एक्स था। अब देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत ध्यान देने वाली एक बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नोट निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया, ठीक है, निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया ये जो की जाती है एक भट्टी में की जाती है, मतलब एक भट्टी, समझ रहे हैं, भट्टी का मतलब जिसमें जैसे हम लोग चिमनी भट्टी देखते हैं ना, ईटा भट्टी, चिमनी भट्टी, उसी तरह का भट्टी, ठीक है। तो भट्टी का मतलब हो गया कि उसमें भट्टी ये प्रक्रिया जो होती है निस्तापन और भर्जन, वो परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है, ठीक है। निस्तापन भी कर रहे हैं, यहाँ पे भर्जन कर रहे हैं, तो वो कहाँ की प्रक्रिया किया जाता है, परावर्तनीय भट्टी, इसको याद रखिएगा कि निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया कहाँ की जाती है, तो परावर्तनीय भट्टी में की जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर बैटरी फर्नेस, ठीक है, रिवर बैरेटरी फर्नेस, ठीक है, रिवर्स इसको बोलते हैं हम लोग रिवर बैटरी फर्नेस में किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ तक हम लोग क्या किए, इसका धातु को क्या किया हम लोग, ये कर दिए, निस्तापन यहाँ से हमारा ये सब निकल गया। तो देखिए एक तरह से हमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू दें कि ये जो हमारा प्रोसेस हम किए, इस प्रोसेस करने से क्या फ़ायदा, हमें क्या क्या निकला, तो इसमें इस प्रोसेस से यही प्राप्त हुआ कि अगर ऑक्साइड, अगर वो अयस्क है, ठीक है, अगर वो ऑक्साइड अयस्क है तो वो उससे क्या होती है, धातु का निष्कर्षण करना आसान होता है सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर ऑक्साइड अयस्क भी है तो उसमें भी क्या होता है, अगर यहाँ हम वायु के अनुपस्थिति में उसे गर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ये उससे क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि जो इसमें जलवाष्प की मात्रा होगी या CO2 का कुछ मात्रा या वाष्पशील अपद्रव्य होगा जो मात्रा में वो निकल जाता है, ठीक है। और भर्जन में क्या हो गया कि भर्जन में वो सल्फाइड अगर अयस्क है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड के अयस्क में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ये आर्सेनिक या अपद्रव्य बाहर निकल जाता है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोसेस है, देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले जो हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़े, ये 3 स्टेप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो उसको समझने के लिए था। लेकिन अब देखिए चौथा पॉइंट जो है आपका धातु का शोधन, यहाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम मतलब अगर बात करेंगे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे वो ITI का एग्जाम हो या फिर कोई भी आप फीटर लेवल पे टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मेटल का, ठीक है। देखिए धातु का शोधन, देखिए अब चौथा स्टेप हम क्या पढ़ेंगे, धातु का शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, धातु का शोधन में इस विधि में क्या होता है, हम लोग उसके अयस्क को, जो हमारा स्टेप 3 तक जो हमारा अयस्क प्राप्त हुआ, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अब धातु को प्रगलन का मतलब, प्रगलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि उसका मतलब, स्मेल्टिंग का मतलब उसको गलाना, उसको द्रव में बदलना, ठीक है। द्रव में कब बदलाएगा, कोई भी मान लीजिए अभी तक जो ऐस के आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में है, उसको अब द्रव में लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हीट करना होगा। तो हीट मतलब प्रज्वलन मतलब उसको गलाना, ठीक है, उसको द्रव में लिक्विड फॉर्म में लाना।
ठीक है, उसी को बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो यहाँ स्मेल्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब स्मेल्टिंग कीजिएगा तो स्मेल्टिंग करने के लिए हीट की ज़रूरत होगी, हीट चाहिए ना। तो हीट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्रज्वलन के लिए उसको भट्टी लगाते हैं। भट्टी, जैसे भट्टी देखते हैं आप ना, चिमनी का हो भट्टी, ईटा का भट्टी हो, ठीक है, तो वो भट्टी होता है। तो वही भट्टी चाहिए उसमें, ठीक है। तो भट्टी में किया जाता है। और जिस भट्टी में इस प्रज्वलन मतलब भट्टी में इस अयस्क को क्या करते हैं हम लोग, गलाते हैं लो अयस्क को, उसको द्रव्य समझाने के लिए, तो उस भट्टी को नाम दिया गया है ब्लास्ट फर्नेस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, इसको क्या लिखा, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। जिस भट्टी में क्या करते हैं हम लोग, लो अयस्क को लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी, अब ब्लास्ट करके ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट का मतलब हो गया वात्य। तो ब्लास्ट फर्नेस को बोलेंगे वात्य भट्टी, ठीक है, वाट भट्टी कहा जाता है। अब देखिए वाट से भट्टी के हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स को जान लें, ठीक है। ठीक है, सिंपल वे समझिए कि भट्टी आपको दिखा रहे हैं कि भट्टी क्या होता है ना, कि बेलनाकार तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये, अगर आप देखें अभी लोकल में, अगर आप भागलपुर में आसपास में, जैसे घोगा में क्या है आपका, चिमनी भट्टी सब है, तो वहाँ ईंटा बनता है, वहाँ क्या होता है, लंबा सारा एक भट्टी होता है, ठीक है, बेलनाकार आकार का होता है। तो उसी टाइप का एक भट्टी होता है, जिसमें हम लोग इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं, गर्म करते हैं लो अयस्क को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे भट्टी के मुख्य भाग निम्न है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहला डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म, और इसका हिंदी लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कप एंड कॉन व्यवस्था, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म, डबल बेल चार्जिंग यंत्रावली, कप उनकी व्यवस्था। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। आपको भी अब दिखाएंगे अभी आपको वाष्प भट्टी क्या है, नेक्स्ट पेज में वाष्प भट्टी के मुख्य भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ठीक है, अब भट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला आपका है कप कौन व्यवस्था और डबल बेल चार्जिंग, मतलब इसी का नाम है डबल बेल चार्जिंग बोलिए मैकेनिज्म, या उसको बोलिए कप कौन व्यवस्था, इसी नाम का यह है, दो नाम है इसका, ठीक है। अभी क्या है इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसका ये मुख्य भाग है, मुख्य भाग में और सारा है, ये एक यहाँ पे है और आगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको देखिए ये हमारा भट्टी है, दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे, ये देखिए अब दिखा रहा होगा, देखिए ये हमारा इस टाइप का भट्टी है। देखिए आप, ये हमारा यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे, ये वाला जो हमारा है ये भट्टी है, ठीक है। आपको ये बेलन की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, तो यही हमारा भट्टी है। तो चलिए इसके भट्टी के कुछ पार्ट्स को हम जान लें कि भट्टी का कौन कौन सा पार्ट्स है, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको पहले यहाँ देखिए दूसरा पार्ट्स क्या है उसका, पहला क्या देखे, कप एंड कॉन अरेंजमेंट, अभी देखे थे ना, पहला हमारा नेक्स्ट पेज में था, ठीक है, इससे पीछे वाला पेज में था। तो कप एंड कॉन अरेंजमेंट, या फिर आपको हम बताया था डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा है आपको यहाँ पे दिखा दें, एक एक करके आपको बताते हुए जाए। देखिए ये हमारा भट्टी है। सबसे पहले मैं आपको भट्टी के बारे में बता देता हूँ क्या। देखिए ये भट्टी जो है ये बेलनाकार की तरह है, आपको लग रहा है ये बेलन के आकार की तरह हो, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये बेलन के आकार की तरह है, ये बेलनाकार मतलब देखिए ये गोल होता है, मतलब जैसे आपका बेलन होता है ना, उसी बेलनाकार साइज में ये भट्टी होता है, ये से, ठीक है। ये बेलन की तरह गोल है, ठीक है। तो इसका यहाँ चूँकि ये 3D में है, तो 3D में है तो यहाँ पे 2D में दिखाया गया, ये समझिए, जैसे ED में आप लोग समझते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई होगी, अब देखिए कुछ ना कुछ तो इसका हाइट होगा, कुछ ना कुछ तो इसका हाइट होगा ना इस भट्टी का। तो देखिए इसका हाइट कितना होगा, तो यहाँ से देखिए ये जो हाइट होती है, इसकी हाइट जो होती है वो 35 से 40 मीटर होती है, 35 से 40 मीटर, मतलब इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट होती है 35 से 40 मीटर की ये हाइट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, और इसका चौड़ाई मान लीजिए, इसका जो ये गोल जो होगा, राउंड कितना होगा, राउंड की अगर बात करें तो राउंड जो ये होता है, राउंड बोलिए या फिर इसको आप गोलाई बोलिए, मतलब अगर मान के चलिए ये चिमनी के आकार का होता है, मतलब ये चिमनी भट्टा के आकार की तरह होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 35 से 40 मीटर हो गया, ठीक है, या 25 से 30 मीटर हो गया, ठीक है। और इसकी गोलाई जो होगी, गोलाई मतलब देखिए जब ये बेलन की तरह का है, बेलनाकार आकार की चिमनी है, तो इसका क्या होगा, इसका गोलाई बोलिए, इसका चारों साइड की मोटाई, ठीक है। तो इसकी मोटाई जो होती है कितना होती है, इसकी मोटाई 5 से, इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 5 से 8 मीटर, ठीक है, 5 से 8 मीटर मोटाई है, गोलाई इसकी होती है इस भट्टी की,
चिमनी के आकार की ये भट्टी होती है और बेलनाकार इसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं क्या है, आपके भी हम बताए थे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बेल मैकेनिज्म। देखिए ये वाला देख रहे हैं आप, कप के तरह लग रहा होगा आपको। देखिए इस तरह आपका यहाँ पे आकृति दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा सा हम आपको बना के दिखा दें बड़ा, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा और हम आपको बड़ा करके दिखाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला पार्ट्स को देखिए आप, सिर्फ ये वाला पार्ट्स को आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा, ऐसे। देखिए ऐसे कुछ आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। आपको ये दिखाई दे रहा है इस तरह का कुछ, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पे है। देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म, या उसको बोलते हैं कप एंड कोन। देखिए कप एंड कोन, कप की तरह लगता है, दो कप उल्टा करके लगा हुआ है, एक कप ऊपर और एक कप नीचे, तो इसको कप एंड कोन अरेंजमेंट भी कहते हैं, कप एंड कोन व्यवस्था भी कहते हैं, या डबल बैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो डबल बैक में इसी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं डबल बेल मैकेनिज्म। देखिए यहाँ से अब क्या होता है, देखिए ऐसा होता है यहाँ पे ना कि यहाँ से ये क्या होता है, ये मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इस बेलनाकार भाग, ये जो भट्टी है, भट्टी का सबसे ऊपरी भाग है, टॉप है। ठीक है, ये टॉप भी दिखा रहा है यहाँ पे, टॉप, ठीक है। ये जो यहाँ से होता है ये टॉप है, सबसे ऊपरी हिस्सा है भट्टी का। और यहाँ से क्या किया जाता है, डबल बैक मैकेनिज्म के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसमें चार्ज को डाला जाता है। चार्ज मतलब ईंधन, ईंधन क्या मतलब है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ईंधन या चार्ज, चार्ज, ईंधन या चार्ज। ईंधन या चार्ज किसको बोलते हैं, जिसमें मतलब कि लो अयस्क को, लो अयस्क, कोक और लाइम स्टोन। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कप एंड कॉम अरेंजमेंट के द्वारा यहाँ से यहाँ इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है ईंधन या चार्ज डाला जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं चार्ज डाला जाता है, चार्ज, ठीक है। ईंधन उसको बोल, क्या बोलेंगे उसको, चार्ज बोलिए, चार्ज डाला जाता है। चार्ज के रूप में क्या होता है, लो अयस्क रहता है और कोक रहता है और उसमें लाइम स्टोन रहता है। कल आपको बताए थे लाइम स्टोन, ठीक है। लाइम स्टोन क्या करता है, फ्लक्स का काम करता है। लाइम स्टोन क्या है, मतलब एक चट्टान है, अपसादी चट्टान है, बस मतलब कि लाइम स्टोन को हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अंडा का जो हम लोग एक खाते हैं उसका जो बाहरी त्वचा है, बाहरी आवरण जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या फिर हमारा दांत जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो उसी तरह का लाइम स्टोन भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही वस्तुतः होता है, ठीक है। ये चट्टान के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ चार्ज के रूप में हमको मिलाना पड़ता है। लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा कि आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि चार्ज के मतलब कि पिग आयरन में जो होता है या ब्लास्ट फर्नेस में जो है चार्ज के रूप में या ईंधन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। चार्ज के रूप में क्या क्या, तो उसमें आपको याद रखना है लो अयस्क, जिससे हमको लोहा प्राप्त करना हुआ उसका लो अयस्क, उसके साथ कोक मिलाएंगे और उसके साथ लाइम स्टोन मिलाएंगे। तीन बात आपको याद रखना है। चार्ज के रूप में लो अयस्क तो होगा और कोक होगा और लाइम स्टोन होगा। लाइम स्टोन क्या है, गालक का काम करता है। और कल आपको बताए थे कि गालक क्या करता है कि जब इसको हम हीट करेंगे मेटल को, जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसके साथ क्या करता है, उसकी औषधियों को अलग करता है, औषधियों को साफ करने का काम करता है गालक, फ्लक्स। और क्या करता है, गालक का दूसरा काम क्या होता है कि उस लो अयस्क का क्या करना, मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे अगर वो लो अयस्क गलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, उससे पहले उसको गलाने की कोशिश करता है ये कौन, आपका लाइम स्टोन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कप एंड कॉम अरेंजमेंट क्या समझे कि कप एंड कॉम अरेंजमेंट, कप एंड कॉन अरेंजमेंट, या बोलिए उसको डबल बैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले हिस्से से क्या करते हैं, चार्ज को अंदर डालते हैं, इस अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की ओर क्या करते हैं, इसमें मतलब कि चार्ज डालते हैं, ठीक है। तो चार्ज बोलेंगे तो आपको समझना, लो अयस्क, कोक प्लस लाइम स्टोन, तीनों का मिश्रण, इन तीनों को मिश्रण को बोलते हैं हम लोग चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग अंदर डालेंगे। तो ये जो डालने का जो काम होता है ये कप एंड कॉम अरेंजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं ना धान को कुटवाने के लिए, जिससे चावल बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं, उसको होलसेलर, हॉलर बोलते हैं। हॉलर में क्या करते हैं, आप डालते हैं, तो हॉलर के द्वारा क्या होता है, हॉलर के द्वारा ही तो उस मशीन में आपका धान जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इस भट्टी में जो इसमें जो हम लोग चार्ज डालेंगे, ठीक है,
चार्ज डालेंगे तो वो चार्ज कहाँ से, चार्ज जाने का रास्ता कहाँ से, तो इसी को बोलते, वो जो है कप एंड कोन अरेंजमेंट के द्वारा ही जाता है। मतलब इसको उठाना पड़ता है, इसको जब उठाएंगे तभी उसमें हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए उसका इस तरह का सेटिंग होता है कि जब उसको हम उठाते हैं, ठीक है, उठा के उसको डाला जाता है, और जब उसको उठाइएगा तो ये क्या करेगा, उठाने के समय क्या करेगा, ये भी नीचे से उठेगा, उल्टा कप की तरह लगा हुआ, ये भी नीचे से क्या होगा, उठेगा। तो क्या होगा, इधर से जो ये हीट हो रहा है तो उससे जो गैस निकलेगा, उस गैस को क्या करता है, उस टेम्परेचर को क्या करता है, वो कम होने से वो रोकता है। ठीक है, कम होने से वो क्या करता है, रोकता है। तो ये व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग कप एंड कोन मैनेजमेंट। तो आपको सिंपल याद रखना है कि वाट्स भट्टी में चार्ज को जिस पार्ट से होकर डाला जाता है उस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है कप एंड कौन व्यवस्था, या फिर उसको बोलिए आप डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्ट्स को पढ़ा, एक पार्ट्स को क्या क्या पढ़े हम लोग, तो वो पढ़ लिए। अब दूसरा देखिए थ्रोट क्या है, दूसरा पार्ट, पहला हमारा इसका मुख्य भाग हो गया इस भट्टी का। भट्टी के बारे में भी जान लिया, भट्टी क्या ऐसा होता है, इसकी आकृति क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये थ्रोट। अब इसका देखिए दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका इस भट्टी का क्या है, थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे वेस्ट गैस, मतलब जो इस पे गैसेस हैं, जो हीट होगा उसके बाद जो उसके में जो गैसेस निकलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या उसके साथ और भी जो कुछ सल्फर वगैरह होगा, फास्फोरस होगा, उस वो जो हीट होगी उससे जो गैस निकलेगा, वेस्ट गैस, वो बाहर निकलते किस माध्यम से, थ्रोट के माध्यम से। ठीक है, थ्रोट के माध्यम से। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि थ्रोट क्या है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये थ्रोट दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ THROAT थ्रोट। देखिए थ्रोट से क्या होता है, जब ये हीट होता है ना, तो ये देखिए ये इधर से क्या होता है, ये इधर से गैसेस को बाहर निकालता है, इधर से और इधर से। ठीक है, गैसेस बाहर निकलती है, जो भी जैसे CO2 होगी या सल्फर जब जो होगी, फास्फोरस होगी, वो क्या होती है, जल के गैसेस रूप में फॉर्म, जैसे सल्फर फास्फोरस ये सब क्या होती है, जल के गैसेस रूप में उत्पन्न हो जाती है, और वेस्ट गैस हो जाती है, जो वो उस इस रास्ते से बाहर होकर निकल जाती है। जब ये जहाँ पे जलेगी, आग लगेगी, तो धुआं निकलेगी, गैसेस निकलेगी, तो वो थ्रोट के माध्यम से जाती है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि थ्रोट क्या है। थ्रोट ये है कि चिमनी में जब यहाँ पे मान के चलिए इसके अंदर में जब हीट किया जाएगा, आग लग रही हो, जल रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब लगेगा तो धुआं निकलेगा, गैसेस निकलेगी, तो वो सारे गैसेस इसी थ्रोट के माध्यम से बाहर निकलती है। आपको याद रखना है थ्रोट क्या है, वेस्टेड गैस को बाहर निकालती है वात भट्टी से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें क्या, इसका पार्ट्स क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका पार्ट्स है वोस BOSH, इसको बोस भी बोल सकते हो आप, ये वोस बोलिए। ठीक है, सबसे गर्म स्थान, देखिए सबसे गर्म स्थान, अरे वाह, सबसे गर्म स्थान जहाँ क्या होता है, अयस्क पूरा द्रव, जहाँ अयस्क पूरा द्रव अवस्था में आ जाता है, यहाँ का तापमान 1000 डिग्री से 1700 डिग्री के बीच। अरे वाह, देखिए इतना हीट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा बॉस क्या है, सबसे गर्म स्थान है, पूरा द्रव अवस्था में आ जाता है, यहाँ का तापमान 1000 डिग्री से 17 डिग्री के बीच होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इतना क्या है ये बॉस। ठीक है, कहाँ पे ये भट्टी में है। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये है भट्टी की, यहाँ पे लिखा हुआ है BOSH बॉस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखाया गया है 1700। ठीक है, ध्यान से देखिए, और आपको बड़ा करके दिखाएं, इतना बड़ा ही होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ही हमारा बॉस है, ये हिस्सा देखिए, यहाँ पे हमारा ये बॉस है, ये वाला बॉस। इस हिस्से को हम देखिए फिर से आपको बताते हैं कि ये इस पूरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं बॉस। ये क्या होता है, भट्टी का वो क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे, मतलब मान के चलिए कि यहीं पे मेटल वो आके गलता है पूरा रूप से। ठीक है, यहाँ पे मेटल क्या होता है, पूर्ण रूप से वो गल जाती है, द्रवित अवस्था में आती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहीं पे जो होता है आपका कंबसन जोन इसको बोलते हैं, मतलब दहन क्षेत्र यहीं पे है, आग जो लगती है यहीं पे लगती है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, आप देखेंगे आराम से, तो इसमें देखिए यहाँ से हम लोग चार्ज डालते हैं, देखिए यहाँ पे चार्ज डाले तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे चार्ज डाला तो ये देखिए
यहाँ पे कोक का लेवल दिखा रहा है, यहाँ और है ये बीच में, फिर उसके बाद लाइम स्टोन दिखा रहा है। क्योंकि सबके मिश्रण को हम डाले हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। और आग कहाँ लग रहा है? आग लग रहा है यहाँ बॉस पे, यहाँ लग रहा है। तो आग जब यहाँ लग रहा है तो हीट तो ज़्यादा यहीं होगा, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ आके इसके बीच में बहुत सारे रिएक्शन होती है, लेकिन मेन रूप से जो यहाँ पे जलता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका हीट होता है, ठीक है, बॉस में। तो बॉस के एरिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है, सबसे ज़्यादा आग टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, वो लो एस्क पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। इधर यहाँ इधर देखिए, और आपको यहाँ पे दिखा टेम्परेचर भी दिखा दें आपको, हम आपको टेम्परेचर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे ये कोक यहाँ से हम डालें तो इधर क्या होगा, हम जो जो ऊपर से नीचे आएंगे हीट बढ़ते जाएगी, जो जो हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हीट बढ़ते जाएगी। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है 200 डिग्री, फिर 250 डिग्री, फिर उसके बाद देखिए 900 डिग्री, फिर देखिए 1700 डिग्री। मतलब यहाँ का जो क्षेत्र होगा ये काला वाला देख रहे हैं आप, ये ध्यान से देखिए, ये काला वाला देखिए, ये काला वाला भाग के बाद जो यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। ये वाला हिस्सा में सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि मूल रूप से यहीं पे कार्बन का दहन होता है, मतलब चार्जिंग का, ठीक है। और लो एस इसमें लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो 1000 से 1700 के बीच का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो वही हो गया कि बॉस क्या है, जहाँ पे आपको बॉस याद रखना है कि बॉस क्या है, मतलब ये इस भट्टी का पार्ट्स है, जहाँ जो क्या होता है सबसे गर्म स्थान होता है, जिसका टेम्परेचर 1000 से 1700 डिग्री के बीच होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वह लो एस्क पूरी तरह से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पूरी तरह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है लो एस्क। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग बॉस, ठीक है। चलिए बॉस के बाद देखिए आगे क्या पार्ट्स है। देखिए थर्ड नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 2 इयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बायु टोटी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बायु टोटी भी बोल सकते हो। 2 इयर्स को बोलते हैं हम लोग बायु टोटी टोटी। देखिए ब्लास्ट फर्नेस बेलनाकार होती है, आपको ये पता है, आपको बताए भी थे। जिसे जिस जगह ये लिखा हुआ है जिस, ठीक है, जिस जगह यानी बॉस, इसके पास बॉस का बात कर रहा है ये, बॉस के पास फर्नेस के चारों ओर होल हो जाता है, ठीक है। मतलब फर्नेस के चारों ओर क्या रहता है, बॉस के पास फर्नेस के चारों ओर होल रहता है, होल मतलब छेदा, जिसे जिसमें ट्यूबवेल्स लगा होता है, ठीक है, जिसमें ट्यूबवेल्स लगा होता है, और आपस में सभी ट्यूबवेल्स, सभी बाई टोटी एक पाइप से कनेक्ट रहती है, ठीक है, एक पाइप से कनेक्ट रहती है, जिससे होकर गर्म हवा को, ठीक है, अच्छा, जिससे होकर गर्म हवा को भट्टी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है। और गर्म हवा जो है वो क्या करती है, ईंधन मतलब फ्यूल या चार्ज को, भी चार्ज बताए थे आपको, लो एस्क कोक और लाइमस्टोन का मिश्रण, चार्ज बोलते हैं उसको, चार्ज को जलाने में सहायक होती है। मतलब ये गर्म हवा जो यहाँ ट्यूबवेल्स के द्वारा हमको प्रभावित किया जाता है, वो गर्म हवा क्या करती है, उस चार्ज को जलाने में सहायक करती है। और दूसरी तो ये काम क्या करती है, दूसरी काम अगर बोले तो वहाँ पे जो भी आपका वेस्टेड गैस निकल रही है वो क्या होती है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। क्यों मदद करती है, क्योंकि ये जब गर्म हवा है तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ना चाहेगी, ठीक है। जब गर्म ये हवा यहाँ से, देखिए वहाँ पे हम लोगों ने एक ही चीज़ समझा, यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए ये पूरे एक कहानी पढ़ने के बाद हमें एक ही चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा, जो भी हमने यहाँ अभी पढ़ा ट्यूबवेल्स क्या है, ट्यूबवेल्स के बारे में, इससे ये पता चल रहा है कि ट्यूबवेल्स क्या है। ट्यूबवेल्स एक मतलब जिसके द्वारा ट्यूबवेल्स के द्वारा क्या होता है, ट्यूबवेल्स एक होल है, ठीक है, मतलब उस भट्टी के चारों ओर गोलाई में होल्स लगी होती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, गर्म हवा को वाट भट्टी में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। अभी क्या सिंपल सी बात है, आप बताइए कि अगर भट्टी में आग लगाना हो या भट्टी में आग लग रही हो, तो आग लगने के लिए गैसेस चाहिए ना, तो गैसेस चाहिए, तो गैसेस क्या होगा, गैस को वहाँ पे हवा देना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, तो वही हवा को क्या, हवा में ऑक्सीजन भी है मिला हुआ है, ठीक है, हवा में बहुत सारा गैसेस का मिश्रण है और उसमें ऑक्सीजन भी है। तो वाट भट्टी में क्या करना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, मतलब हवा देना होगा, हवा देगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगा, ऑटोमेटिक बात है, ठीक है। आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ऑक्सीजन को आप छान लीजिएगा, हवा के साथ तो ऑक्सीजन भी जाएगा, ऑक्सीजन में धूल कण भी है और भी हाइड्रोजन गैसेस हैं, फलना जो भी उसमें नाइट्रोजन गैसेस हैं हवा में मिश्रण, तो उस लेकिन हवा को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने का मतलब है कि गर्म हवा रहेगा, अगर मान लीजिए उसमें मतलब मॉइस्चर रहेगा हवा में, ठीक है, ठंड हवा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी उस ब्लास्ट फर्नेस में आग उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए गर्म हवा डालते हैं, जो क्या करती है उस चार्ज को जलाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हम चलिए अब इसी बात को हम आपको यहाँ पे पिक्चर में ला के समझा रहे हैं, जो आपको क्लियर होगा।
देखिए ये हमारा था ब्लास्ट फर्नेस का चित्र था। ठीक है, अब आपको जैसा दिख रहा होगा कि यहाँ तक देखिए हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ से आपने चार्ज को डाला, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग चार्ज को डाले, कहाँ से, कप एंड कोन अरेंजमेंट्स में चार्ज डाला। ठीक है, चार्ज यहाँ पे डाले गए, ये यहाँ से हमारा पूरा चार्ज इस समय भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एरिया देख रहे हैं आप, बॉस है। और देखिए ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा निकला हुआ देखिए जहाँ पे घेर रहे हैं हम। ठीक है, जहाँ पे हम घेर रहे थे अभी, ये वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये वाला हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, ये और ये दिखा रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्यूयर्स। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हॉट एयर सप्लाई फ्रॉम स्टोव, मतलब स्टोव से ज़रा गैस को गर्म किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके चारों साइड चूँकि ये गोलाकार होता है ना, बेलन के तरह कार होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करेंगे कि मान के चलिए कि इस तरह का ये भट्टी है। ठीक है, इस तरह का ये भट्टी है, तो इसे गोला, इसके मतलब मान के चलिए हमारा बॉस का क्षेत्र ये वाला, तो इसके चारों ओर क्या होगा, चारों ओर होल रहेगा, चारों ओर होल लगेगा, जिसमें ट्यूबवेल्स लगा रहेगा एक पाइप से। ठीक है, और ये सभी एक पाइप से क्या होगा, कनेक्ट होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, एक पाइप से कनेक्ट होगा। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से गर्म हवा को इसमें डालेंगे, तो ये क्या होगा, सब पाइप में क्या होगा, चारों साइड से इसमें क्या करेगा, इसमें चारों साइड से हवा को प्रभावित कराएगा। ठीक है, इसमें आपका वाट्स भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो यहाँ से हवा को, गर्म हवा को प्रभावित करती है। देखिए गर्म हवा को प्रभावित करती है, देखिए ये हवा यहाँ से घुसा अंदर चारों साइड से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कंबसन जोन हो गया। यहाँ से लेके आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये कंबसन जोन, मतलब जहाँ दहन का क्षेत्र है ये। ठीक है, और दहन का क्षेत्र इसलिए तो यहाँ पे बॉस में क्या होता है, सर्वाधिक गर्म स्थान है। तो यहीं पे आके क्या होता है, आपका चार्ज पूरी तरह से हीट होता है और जलता है, और यहाँ पे लोहा भी आके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूजर्स। ठीक है, तो ट्यूजर्स को आपको याद रखना है कि ट्यूजर्स क्या है। तो ट्यूजर्स का एक ही काम है, वाट्स बत्ती में गर्म हवा को प्रभावित करना। ठीक है, गर्म हवा का काम क्या है, उस चार्ज को, मतलब लो एस्क कोक और लाइमस्टोन के मिश्रण को जलाने में सहायता प्रदान करना। और दूसरी काम है, जब ये गर्म हवा यहाँ पे आएगी तो ये गर्म हवा क्या होगी, ऊपर क्यों निकलेगी, जलेगी, तो यहाँ से ये क्या होगा, गर्म हवा निकलेगा। और गर्म हवा जब ये निकलेगा तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगी, और यहाँ से क्या होगा, जो भी यहाँ पे गैसेस निकलेगी, जलेगी। इसके साथ मान लीजिए कार्बन था, इसके साथ फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब थे, ये सब भी जलेंगे, और इससे वेस्टेड गैस क्या होगा, थ्रोट के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बोलते हम लोग, ये हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे कौन सा पार्ट्स है, टू ईयर्स हो गया। अब हमारा स्टेक, देखिए यहाँ पे चौथा पार्ट्स हमारा क्या है, इसका स्टेक्स क्या है। देखिए टू ईयर्स और थ्रोट के बीच फर्नेस के ऊंचाई यहाँ पे लिखा हुआ ऊंचाई, हाइट को स्टेक कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर होता है। अब चलते हैं, देखते हैं ये स्टेक क्या है, स्टेक क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेक है ना, ये स्टेक आप ध्यान से देखिए। देखिए ये स्टेक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो चलिए हम लोग स्टेक देख लेते हैं। ये हमारा स्टेक, ये इसके बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर होती है। चलिए देखते हैं इसकी ऊंचाई 15 मीटर क्या होती है। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टेक है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ देखिए, ये हमारा लाइनिंग मारे और ये हमारा लाइनिंग मारे, तो इसकी ऊंचाई को देखिए, ये स्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। तो देखिए ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रोट। देखिए यहाँ पे क्या है, इस एरिया से ये एरिया क्या है, थ्रोट का है, जहाँ से आपका गैसेस निकल रही है। तो ये थ्रोट के पास से यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कहाँ तक, बॉस, ये। ठीक है, बॉस, इसको बॉस ही नहीं बोलिएगा, क्या था यहाँ पे आपका, थ्रोट से कहाँ तक था, थ्रोट से ट्यूयर्स के साथ। ठीक है, देखिए ट्यूयर्स कहाँ है, तो ट्यूयर्स देखिए आपका ध्यान से, ट्यूयर्स जो है आपका, ये हमारा ट्यूयर्स है, ये हमारा दोनों ट्यूयर्स था। ठीक है, दो ट्यूयर्स दिखाया गया है, तो चारों साइड से बहुत संख्या में, तो ये हमारा ट्यूयर्स था। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ ट्यूयर्स से ऊपर, ठीक है, ट्यूयर्स से ऊपर क्या हो गया, मतलब ट्यूयर्स के आस से, मतलब ट्यूयर्स से और आपका यहाँ तक, कहाँ तक, थ्रोट के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, लंबाई नहीं बोलेंगे इसको, चूँकि ये तो ऊंचा है ना, तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊंचाई को यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेक करते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, 15 मीटर के लगभग आसपास होती है। मतलब कि टोटल अगर लंबाई इसकी 40 मीटर है तो 15 मीटर स्टेक की लंबाई होगी।
ठीक है, स्टेक की लंबाई होगी। तो ये हमारा स्टेक था, ठीक है, ये हमारा स्टेक था। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद क्या है, स्टेक के बाद क्या है, हर्थ। हर्थ देखिए क्या है, HEARTH, हर्थ क्या है, पाँचवा। पाँचवा इसका हर्थ, फर्नेस का तली, फर्नेस का तल मतलब फर्नेस का सबसे निचली भाग, फर्नेस का सबसे ऊपरी भाग क्या होगा, कप एंड कोन अरेंजमेंट, ठीक है, जहाँ से हम लोग चार्ज को डालते हैं। और फ्रेस का सबसे तली, जहाँ सबसे तली को बोलते हैं हम लोग हर्थ, ठीक है, ये समझिए। फर्नेस का सबसे तल नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं हर्थ, जहाँ पे क्या होता है, द्रवित आयरन जमा होता है, मतलब कि जो आयरन है वो जल के, ठीक है, वो गल के क्या होता है, गल के लिक्विड फॉर्म में आता है। और वो क्या होगा, जब गलेगा तो वो नीचे पेंडी में आके जमा होगा, ठीक है, तो वह हाथ में जाके जमा होगा। तो ये जमा होता है और यहीं से द्रवित आयरन को क्या करते हैं, टैपिंग होल होता है हाथ में, और उसके द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। और जिसे सांचों में भरकर, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो अब इसको क्या करेगा, जिस सांच में, मतलब सांच का मतलब समझ रहे हैं, सांच का मतलब ये हो गया कि जिस बर्तन में आपको रखना है या जिस आकृति में इसको बनाना है, उस सांच में इसको उस लिक्विड को रखेंगे और उसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या बनता है, पिग आयरन बनता है, जिससे पिग आयरन बनता है, ठीक है। तो चलिए आपको हर्थ दिखाते हैं, हर्थ क्या है। देखिए जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, हर्थ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं हर्थ, ये हमारा हर्थ है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हर्थ। ये हमारा क्या हो गया, तली का सबसे नीचे, देखिए ये होगा हमारा तली का सबसे, मतलब इस चिमनी भट्टी ने, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का सबसे क्या हो गया, निचला हिस्सा हो गया, जहाँ पे हर्थ है, तली है, ठीक है। और इस तली में क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कंबसन चैम्बर से गला द्रवित अवस्था में हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे में आके जमा होगा लिक्विड फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं हम लोग हर्थ, ठीक है। तो हर्थ आपसे पूछे तो क्या बोलना है आपको कि वार्स भट्टी में क्या होता है, जब ऐश को जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, भट्टी के सबसे निचले हिस्से में क्या होता है, वो पेंदी में आके जमा होता है लिक्विड फॉर्म, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हर्ट, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, एक टेपिंग होल होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टेपिंग होल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक टेपिंग होल है। और इसी टेपिंग होल से हम लोग क्या करते हैं, इसी टेपिंग होल से हम लोग लो अयस्क को, जो उसका लिक्विड फॉर्म मिला हमें लोहा का, उसको बाहर निकाल लेते हैं। और जब इसके लिक्विड फॉर्म को निकालने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इस तरह का हमारा बर्तन है रेक्टेंगल, तो इसमें जब इसको डालेंगे लिक्विड फॉर्म को, ठीक है, जब ठंडा कर देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो ये जो इससे जो लोहा प्राप्त होगा वो आयताकार हो जाएगा। अगर इसी को हम गोलाकार बनाना चाह रहे हैं, मान के लीजिए अगर इसको हम गोलाकार बनाना चाह रहे हैं, इसी को अगर मान लीजिए हम क्या करना चाह रहे हैं, गोलाकार बनाना चाह रहे हैं, सांच को समझाना पड़ेगा सांचा क्या हुआ। तो अगर हम मान लीजिए इसी को हम गोलाकार इस रूप में अगर हम बनाना चाह रहे हैं या बेलनाकार बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का बर्तन होगा, उसमें हम इसको लिक्विड फॉर्म को डालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो वो इस रूप में ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सांचा, मॉडल्स, ठीक है। तो जिस सांचों में डालना होता है लिक्विड फॉर्म को, यहाँ से हर्थ से निकाल के, ठीक है, जिस फॉर्म में हमको यहाँ पर डालना रहेगा, जिस फॉर्म में हमें डालना रहेगा उस यहाँ से निकालेंगे और उसको ठंडा कर देंगे उस सांचा में रख के, तो वो हमारा क्या हो जाए, पिग आयरन प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमारा पिग आयरन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ा भट्टी में बारे में, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में भी पढ़ा कि इसकी आकृति क्या होती है, बेलन की तरह की होती है। सबसे पहले इसकी लंबाई 35 से 40 मीटर होती है। इसकी गोलाई कितनी होती है, तो आप गोलाई इसको कितना बोलेगे, 8 से 15 मीटर, 15 मीटर की ये गोलाई होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट भाग क्या क्या था, तो हम यहाँ देखे थे, इसका इंपॉर्टेंट भाग हो गया डबल बैक मैकेनिज्म, डबल कप एंड कोन व्यवस्था, जहाँ से हम लोग चार्ज को डालते हैं। चार्ज के रूप में क्या डालते हैं, तो लाइम स्टोन, कोक और लो एस को डालते हैं हम लोग, ठीक है। थ्रोट का क्या होता है, थ्रोट के द्वारा क्या होती है, गैसेस बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़े बॉस, स्टेक, ठीक है, हर्थ। हर्थ के द्वारा क्या होता है, वो मोल्टेन आयरन क्या, जो मतलब द्रवित आयरन क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, एक पॉइंट और बता दें, स्लेग क्या है, ठीक है, धातुमल जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, स्लेग जमा होता है, धातु मतलब लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म हर्थ में क्या हो रहा है, धातु का लिक्विड फॉर्म यहाँ पे जमा हो रहा है। और इसके ऊपर ये जो आपका आवरण देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्लेग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, स्लेग जमा होता है। देखिए हम लिखा ना मोल्टेन स्लेग, जो वहाँ पे गल गया, ठीक है। अब देखिए स्लेग क्या है, स्लेग कैसे बनता है, तो स्लेग क्या है, धातुमल।
तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, चार्ज के रूप में हम लोग लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं। लाइमस्टोन क्या करता है, गालक के रूप में काम करता है। गालक मतलब ये क्या बोल सकते हैं, गालक का मतलब ये काम होता है कि वो लो एस को क्या करता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक जो उसका पॉइंट है, उस पॉइंट से कम उसको क्या करता है, उसको गलाने का काम करता है। ठीक है, गलनांक मतलब उस मेल्टिंग पॉइंट, उस लो एस के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, वो घटाता है। जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले उसको लिक्विड फॉर्म में लाता है। और वो क्या करता है, एस में विद्यमान अपद्रव्य और गलनीय पदार्थ को, जो मतलब उस एस के साथ ऐसा पदार्थ रहता है जो गलता नहीं है, वो गलनीय पदार्थ होता है, तो वो लाइमस्टोन क्या करता है, जो गालक के रूप में काम करता है, वो उससे रिएक्शन करता है और उसको गलाता है। ठीक है, उसको गलाता है उस उपद्रव्य पदार्थ को। तो वही जब उपद्रव्य पदार्थ जब द्रवणशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जब गल जाता है, तो वो इस ये हर्थ क्या होता है, हर्थ में आपका जमा हो गया कौन, अयस्क, लोहा का जो अयस्क का जो लिक्विड फॉर्म है वो जमा हो गया। और इसके ऊपर क्या होता है, वो ओगलनीय पदार्थ द्रवणशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऊपर इसके ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग धातुमल। और धातुमल क्या होता है, इस रास्ते से क्या होता है, ये इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लेग या धातु मल। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि ये जो आपका ये वाट से भट्टी है, ब्लास्ट फर्नेस का थोड़ा सा हम लोग बाहरी आवरण को देख लेते हैं कि ये जो आपका ये बना हुआ है वाट से भट्टी, तो ये क्या होती है, इसके चारों ओर क्या होता है, स्टील की चारों ओर क्या होती है, स्टील की स्टील का सीट लगा होता है, कवर। ठीक है, स्टील का क्या होता है, चारों तरफ चादर लगा होता है। क्यों लगा होता है कि इतना जब ये हीट क्या होगा, जब इसके अंदर ये हीट हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत है, तो इससे जो हीट हो वो बाहर नहीं निकले। ठीक है, बाहर नहीं निकले। तो स्टील के इसके बाहरी और क्या होता है, इसके बाहरी और अंदर की ओर नहीं, बाहरी और क्या होता है, स्टील की संरचना लगी होती है, जिसपे क्या करते हैं हम लोग, ठंडी पानी से प्रभावित करते रहते हैं, ताकि ये बाहर से क्या करे, ये ठंडा रहे। ठीक है, ब्लास्ट नहीं हो जाने तो। ठीक है, ठंडा रहे, जिसको ठंडा रखने का काम करता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, देखिए ये देखिए, ये जिस पे हम चला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं आपको। ये इसका अंदर का हिस्सा दिखा रहा है, ये ईटा है। ठीक है, ये ये क्या है, ये ईटा है। इसको बोलते हैं हम लोग फायर ब्रिक्स, मतलब अग्निसह ईंट। मतलब इसके अंदर क्या होती है, बाहर तो रहती है मान के चलिए वो, और इसके अंदर में क्या होता है, अग्निसह फायर ब्रिक्स का ये लगा होता है, ईटा लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, देखिए इसके अंदर में 1700 डिग्री टेम्परेचर हीट होगा। तो समझ रहे हैं, 1700 डिग्री टेम्परेचर में हीट में क्या होगा कि हम लोग जो ईटा यूज करते हैं ना, ये तो कब्बे गल के कहानी खत्म हो जाएगा। लोहा क्या गलेगा, वहाँ तो पूरा भटिया गल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे फायर ब्रिक्स को लगाया जाता है, ताकि इतने बड़े हीट को क्या करते हैं, जब हीट इसमें ये प्रोड्यूस होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर उठता है, तो वो क्या करती है ईटा, ये इसको इस हीट को क्या करती है, वो उसको सहने का क्षमता होता है, वो हीट को क्या करता है, इसके बाहर इसके आने न, तो इसके बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, वो क्या करता है, इस हीट से वो हम बोल सकते हैं कि इस वाट से भट्टी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये बाकी प्रोसेस लिक्विड फॉर्म में उसको आराम से होने देता है। अगर मान लीजिए इतना टेम्परेचर हीट नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, लो एस, फिर वो गलेगा नहीं। ठीक है, अगर इसके बाहर निकलते रहेगा इसका हीट, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन का लगाते हैं, जो क्या करता है, गले भी नहीं, उस हीट को उसको बोलते हैं अग्नि सहयत, मतलब जो ऐसा ईटा जो अग्नि को सह सकता है, उतना बड़ा टेम्परेचर को, और उसकी हीट को बाहर जाने नहीं देता, दोनों सुरक्षा करता है। तो ठीक है, यहाँ पे लेयर इसका लगा हुआ होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे देख लें कि अब जो यहाँ से हमें पिग आयरन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पिग आयरन क्या, ये शुद्ध लोहा प्राप्त हुआ, सवाल ये है। अब चलिए हम लोग देखते हैं पिग आयरन, यही हमें कच्चा लोहा क्या होता, प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको बोलते कच्चा लोहा बोलते हैं। देखिए आपका पिग आयरन में क्या होती है, लगभग 90% लोहा होता है। इसका मतलब है कि 100% अभी लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध लोहा अभी नहीं है, ये कच्चा लोहा है, लेकिन शुद्ध लोहा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें क्या होती है, 93% लोहा पाया जाता है। ठीक है, 93% लोहा, ठीक है, 93, और 4% क्या होती है, कार्बन होती है, और शेष मतलब मान के चलिए 100% हम लोग को जो मानते हैं ना, तभी तो 100 शुद्ध मानेंगे। तो यहाँ 93, 4, 97, और 3% में क्या होगा, सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस होते हैं। देख लीजिए अभी सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस है ही, इतना करने के बाद ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये यहाँ से एक बात यहाँ पे सीखने को मिला कि पिग आयरन क्या होती है, शुद्ध लोहा नहीं है, ये कच्चा लोहा है और बहुत ही रफ लोहा है। ठीक है, और 93% लोहा हो गया, 4% कार्बन हो गया, और शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस होते हैं। अर्थात कार्बन की मात्रा अधिक है, मतलब 4% है,
और दूसरी औषधियों के कारण क्या हो गया, बहुत कठोर हो गया, बहुत कठोर एवं भंगुर बन जाता है। आप पढ़े हैं कि हाई कार्बन स्टील से पढ़े हैं आप, तो हाई कार्बन स्टील में क्या नहीं होती है, कार्बन की मात्रा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी 0.15 से 1.5 या 1.75 तक रहता है, तो वो हार्ड हो जाता है, उतना हार्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 4%, बोले कितना हार्ड होगा, ठीक है, इसलिए बहुत रफ लोहा है, बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा क्या हो गया, अधिक, और दूसरी औषधियों के कारण क्या होती है, बहुत कठोर एवं भंगुर बन जाता है, कठोर हो जाता है और भंगुर हो जाता है, ठीक है। और यह किसी उपयोगी वस्तु, मशीन, पार्ट्स या टूल्स बनाने के लायक नहीं रह जाता, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा कठोर और हार्ड हो जाता है कि यह किसी उपयोगी वस्तु, मशीन, पार्ट्स, टूल्स आदि बनाने के लायक नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसलिए पिग आयरन को पुनः, ठीक है, जब इससे हम लोग कोई मशीन का पार्ट्स नहीं बना सकते हैं, कोई उपयोगी वस्तु नहीं बना सकते हैं, टूल्स नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये हमारे काम के कुछ होगा नहीं। तो फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग पुनः इस पिग आयरन को क्या करते हैं, परिशोधित करते हैं, पुनः इसमें शोधन करते हैं और पुनः इसको पिघलाया जाता है, पुनः इसको हीट किया जाता है, पुनः भट्टी में ही, लेकिन इस पर भट्टी अलग अलग होगा, ठीक है। ये नहीं कि फिर हम ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस से तो आपने पिग आयरन प्राप्त किया है, फिर उसको हम दोबारा भट्टी में, दूसरा भट्टी में यूज करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, कास्ट आयरन, रॉट या फिर हमें क्या होती है, स्टील प्राप्त होती है, ठीक है। अब एक सवाल है कि फिर इसको भट्टी में गर्म करेंगे, जिससे हम आपको बताएंगे कि इससे क्या हो गया, यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि पिग आयरन को पुनः हम दोबारा गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, कास्ट आयरन या रॉट आयरन या फिर हम लोग स्टील बनाने के काम में इसको हम लगाते हैं पिग आयरन को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको कास्ट आयरन लाना होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा भट्टी कर यूज करेंगे, तो कास्ट आयरन के हमको लाने के लिए पिग आयरन तो क्या करते हैं हम लोग, क्यूपोला फर्नेस पे गर्म करते हैं। फिर अगर हमको रॉट आयरन अगर हमको मान लीजिए रॉट आयरन बनाना हो इस पिग आयरन से, तो उसके लिए हम लोग कौन सा पुडलिंग फर्नेस करते हैं, ठीक है। स्टील बनाना हो तो हमको क्या करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, स्टील अगर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग स्टील बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओपन, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है। ओपन हर्थ प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पिघलाकर और कार्बन उसको औषधियों को दूर किया जाता है, और उसमें फिर हम लोग मैग्नीज वगैरह मैग्नीज सिलिकॉन को मिला के उससे क्या करते हैं हम लोग, स्टील बनाते हैं। तो ये हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो हमसे यहाँ पे समझ में एक ही आया कि पिग आयरन से क्या होता है, हम लोग कोई मशीन पार्ट्स वगैरह नहीं बना सकते, इससे हमें क्या बना सकते हैं, इसको हमें दूसरे प्रकार के लोहा या स्टील को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कास्ट आयरन, रॉड या स्टील, ठीक है। और इसको पुनः पिघलाया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि ये हमारा कास्ट आयरन के बारे में, हमारा ये कास्ट आयरन के बारे में हम फिर देखेंगे। फिर कास्ट आयरन जब देख लेंगे तब फिर रॉट आयरन पढ़ेंगे, तब फिर हम फिर आगे स्टील चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा जाते रहे और आप हमेशा रहें अप टू डेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।